हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानस्त्री क्लासेस। सो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे 20 टॉप मोस्ट माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन फॉर नेट यूजीसी 2021 एंड अदर एग्जाम्स। सो ये जो क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूजीसी नेट 2021 का जो एग्जाम होने वाला है सेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अभी आप एजुकेशन से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं करंट में, उन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 है कि द एम ऑफ स्कोरिंग रूबिक्स, स्कोरिंग रूबिक्स का यूज क्या या इसका उद्देश्य क्या होता है। बेसिकली पर्पज या एम हम कह सकते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या होता है। कल भी एक रूबिक के ऊपर क्वेश्चन था और आज भी रूबिक के ऊपर क्वेश्चन है। तो हम सिर्फ लर्निंग को असिस्ट करने के लिए या टीचिंग को असिस्ट करने के लिए, या फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं स्टूडेंट के इंटरेस्ट को, या फिर एक्यूरेट फेयर असेसमेंट के लिए रूबिक्स का उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। सो हिंदी वाले लोग देख लें कि अधिगम, शिक्षण और बच्चों की रुचि और सही और बिल्कुल पारदर्शी आकलन के लिए रूबिक का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा। सो मेरा सजेशन है कि मैं जब आंसर बताऊं उससे पहले आप लोग अपने आंसर्स को लिखते जाएं, करेक्ट आंसर को, और देन वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने सही क्वेश्चन हुए हैं। तो सही आंसर आप अपना मार्क कर लीजिएगा। और अब मैं आपको इसका सही आंसर बताने वाली हूँ। तो गाइज, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एक्यूरेट एंड फेयर असेसमेंट के लिए हम रूबिक्स का यूज करते हैं। तो रूबिक्स का जो यूज है वो बहुत ज्यादा है। आज के समय में आप देखेंगे कि नए स्कोरिंग जो टूल्स हैं उनका यूज किया जाने लगा है। तो पोर्टफोलियो, रूबिक्स, रिफ्लेक्टिव जर्नल, इन सब का आजकल चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टीचर प्रिपेयर्ड आईसीटी रिसोर्सेज। तो इनमें से कौन सा शिक्षक द्वारा तैयार आईसीटी संसाधन नहीं है। एजुकेशन वीडियो क्लिप, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ब्लॉग फॉर एजुकेशनल पर्पस, क्लासरूम इंटरेक्शंस। तो इनमें से कौन सा टीचर के द्वारा तैयार आईसीटी संसाधन नहीं है। तो हिंदी वाले देख लें, जो शिक्षक के द्वारा वीडियो की जो क्लिप्स तैयार की जाती हैं, पावर पॉइंट जो पीपीटी प्रेजेंटेशन होती है, या फिर एजुकेशन के जो ब्लॉग्स होते हैं, या फिर क्लासरूम जो इंटरेक्शन होता है यानी कि कक्षा के अंदर जो अंतरक्रिया होती है वो। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा कि यहाँ पे बाकी जो सारी तीनों चीजें हैं वो आईसीटी रिसोर्सेज में आएंगी, लेकिन क्लासरूम जो इंटरेक्शन है वो कोई यहाँ पर एक आईसीटी रिसोर्स नहीं है, बल्कि एक नेचुरल क्रिया होती है जिसमें हम लोग आपस में क्लास में इंटरेक्शन करते हैं। सो इसका भी आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Performing a skill or a task without assistant is an example of level of psychomotor domain। तो बिना सहायता के किसी कौशल या कार्य को करना साइकोमोटर डोमेन के किस स्तर का एक उदाहरण हो सकता है। मैनिपुलेशन, इमिटेशंस, आर्टिकुलेशन एंड प्रिसीजन। तो इनमें से ये किस स्तर का हो सकता है। सो आपको इसका सही आंसर देना है। तो हिंदी वाले स्टूडेंट इसका मीनिंग देख लीजिएगा। मैनिपुलेशन का मतलब होता है हेर फेर करना, एंड इमिटेशंस का मतलब होता है अनुकूलन, और आर्टिकुलेशन का मतलब होता है स्पष्टता, और प्रिसीजन का मतलब होता है शुद्धता। तो हम इसमें से किसी बिना सहायता के किसी भी कार्य को साइकोमोटर डोमेन के अंदर कर सकते हैं। उसका एक उदाहरण क्या है। तो यहाँ पे इसका जो सही उदाहरण होगा वो होगा प्रिसीजन, यानी कि डी, शुद्धता इज द करेक्ट आंसर। यानी कि इसे हम किसी भी बिना सहायता के या बिना किसी जो इस कार्य को हम बिना किसी सहायता के कर सकते हैं, और ये जो एग्जाम्पल होगा वो एक साइकोमोटर डोमेन का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि प्रोग्राम लर्निंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग थ्योरी। तो प्रोग्रामिंग जो लर्निंग है ये सभी को इसका आंसर पता होगा, और आई होप कि किसी का भी ये आंसर गलत नहीं हो सकता है। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग या किस तरह की जो कंडीशनिंग है, गेसोल्ट, कॉग्निशन, किससे ये रिलेटेड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सभी का आंसर सही होगा। इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं बता देती हूँ। तो स्किनर का जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उस सिद्धांत पर प्रोग्राम लर्निंग बेस्ड। Question number 5. In system approach to instructional design,
कंपोनेंट्स इज कंसीडर फॉर डिस्कवरिंग ऑब्जेक्ट्स। तो निर्देशात्मक डिजाइन के लिए प्रणाली दृष्टिकोण में मुख्य रूप से घटकों को उद्देश्य की खोज के लिए माना जाता है। एनालिसिस कंटेंट का करने के लिए, स्टूडेंट की नीड्स का करने के लिए, टीचिंग की नीड्स का करने के लिए या टीचिंग के एड्स का करने के लिए। तो किसके एनालिसिस के लिए हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल डिजाइन को की कंपोनेंट्स को बेसिकली यूज करते हैं। सो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, वो होगा कि स्टूडेंट की नीड्स को बेसिकली ध्यान में रखते हुए कि बच्चों की आवश्यकता क्या है उसके अनुसार ही हम इंस्ट्रक्शन को डिजाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इन द बेसिक फंक्शन ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो शैक्षिक प्रबंधन का जो मूल कार्य है वो क्या है? कोऑर्डिनेट करना, डायरेक्शन देना, या फिर लीडरशिप प्रोवाइड करना, या एजुकेशन यानी कि हम किस चीज को अप्लाई कैसे कर रहे हैं, या सहभागिता कैसे बढ़ा रहे हैं, या दिशा निर्देश कैसे दे रहे हैं, या नेतृत्व कैसे प्रदान करें। इन सब में जो मैनेजमेंट है यानी कि जो प्रबंधन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोऑर्डिनेशन। यानी कि मैनेजमेंट का जो मैंने आपको पढ़ाया था तो आप याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन यानी कि मैनेजमेंट का जो मेन काम है हम कैसे कोऑर्डिनेट करें दूसरों के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि ट्राई डायमेंशनल मॉडल ऑफ बी रेडिन डील्स विद। तो बी रेडिन का जो त्रियामी मॉडल है वो किससे संबंधित है? कम्युनिटी से कनेक्शन के साथ, ऑथेंटिक लीडरशिप से, या द कंसेप्ट ऑफ सिचुएशनल डिमांड्स फॉर बिहेवियर ऑफ अ लीडर टू बी इफेक्टिव, या टीम लीडरशिप से रिलेटेड है। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको पढ़ाया था तो इसका जो सही आंसर होगा कि सिचुएशनल जैसी डिमांड्स होंगी तो वैसे ही जो बिहेवियर होगा उसके अकॉर्डिंग ये मॉडल काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कंपनीज पे एज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। यानी कंपनियां ग्राहकों की अपेक्षा को पूरा करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया के एक भाग के रूप में भुगतान करती हैं। तो किसका भुगतान करती हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा प्रिवेंटेशन, इन्वेंटरी, अपॉर्चुनिटी, या अप्रेजल कॉस्ट। तो ये मैंने आपको चारों कॉस्ट अभी पढ़ाई थी कुछ दिन पहले के लेक्चर में, तो आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि इनमें से किस तरह की कॉस्ट के लिए निर्वाय, या अवसर, या खोज, या फिर प्रिवेंट यानी कि बचाव के लिए, तो किस तरह की लागत के लिए यहाँ पर गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया के रूप में काम करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो अप्रेजल कॉस्ट होती है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है इंक्लूजन एज अ न्यू स्ट्रेटजी विद इन द स्पेशल एजुकेशन सेक्टर डील विद। तो विशेष शिक्षा क्षेत्र में एक नई रणनीति के रूप में समावेशन से संबंधित है। मेडिकल मॉडल है, पॉलिटिकल मॉडल है, सोशल मॉडल है और इकोनॉमिक मॉडल है। तो 9 का आंसर क्या होगा? तो सभी को पता है कि इसका जो आंसर है ना तो पॉलिटिकल हो सकता है ना इकोनॉमिक हो सकता है, इट मे बी मेडिकल और सोशल। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा कि आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि हम बच्चों का सोशल बिहेवियर बदलना चाहते हैं, समाज में उनकी सोच, जो ऐसे बच्चे हैं उनको हम स्पेशल एजुकेशन अलग से ना प्रोवाइड करके सबके साथ उनको इंक्लूड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर सोशल जो उनका सोशलाइजेशन है वो हो सके, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पर स्पेशल बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है। सो राइट आंसर सी। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाइपर एक्टिव बिहेवियर मीन्स, यानी कि जो अति सक्रिय व्यवहार का अर्थ क्या है? कैसा व्यवहार? कि हम जिसे इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं आसानी से, या बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, या हर काम के लिए इरेस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, या हम बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। तो अति सक्रिय का मतलब क्या है? तो इसका जो आंसर है, देखो कब जो कोई बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव बात तो नहीं है। तो इसका आंसर डी तो नहीं हो सकता, और रेस्पॉन्सिबिलिटी से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर ए या बी में से कोई हो सकता है। तो इसका वैसे जो राइट आंसर है वो ये है कि आप देखेंगे जो लोग बहुत ज़्यादा हाई एक्टिव होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि कभी ये करने लगेंगे कभी वो करने लगेंगे, वो जल्दी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनका जो बिहेवियर होता है वो हाइपर एक्टिव होता है। तो ये भी क्वेश्चन सबको पता ही होगा। सो अब विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन, दिस बुक इज रिटन बाई। तो विंडिकेशन जो राइट ऑफ द मैन है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये महात्मा गांधी, वोllस्टोनक्राफ्ट, जे कृष्णमूर्ति, पाउलो फ्रेरी। तो सभी को इसका आंसर बहुत ही अच्छे से पता होगा। सो 11 का जो राइट आंसर है वो होगा वोllस्टोनक्राफ्ट। कई सारे बच्चों ने इसका आंसर गलत कर दिया था, पिछली बार भी ये क्वेश्चन आ चुका है शायद। तो गाइस देखिए विंडिकेशन है ना, विंड, तो विंड से याद रखिए वोllस्टोनक्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है इन इस्लाम
उलुम नकलिया डील विद, उलुम नकलिया किससे डील करता है? तो इंटरप्रिटेशन ऑफ होली कुरान, यानी कि कुरान की जो इंटरप्रिटेशन है उसकी जो व्याख्या है उसके साथ डील करता है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू individuality is of no value and personality a meaningless term apart from social environment in which they are developed and made manifest। तो इनमें से किसके अनुसार व्यक्तित्व का कोई मूल्य नहीं है और व्यक्तित्व सामाजिक परिवेश से अलग एक अर्थहीन शब्द है जिसे वे विकसित और प्रकट करते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, एक डेफिनेशन पूछ ली गई, तो इस तरह के क्वेश्चन आप देखेंगे आपको हमेशा परेशान करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है कि जब भी आपको कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन मिले आप उसको उठाकर लर्न कर लीजिएगा, कैसे भी उसको कनेक्ट कर दीजिएगा। और कनेक्ट करके, जैसे अगर डीवी का डेफिनेशन है तो डीवी का विचार हो गया, या रविन्द्रनाथ टैगोर का है, महात्मा गांधी का, तो इनको 10 मार्क्स डेफिनेशन ऐसी हैं। और अगर ये आप नहीं भी कर पाते तो इसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाखों डेफिनेशन है और लाखों आप याद नहीं कर सकते हैं। वैसे इसका जो सही आंसर होगा तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रॉस। तो रॉस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वालिटी ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन वॉज एम्फसिस्ड बाई। तो सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा की जो गुणवत्ता है इसमें किस पे बल दिया गया? तो नेशनल नॉलेज कमीशन में, या फिर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में, या यशपाल कमेटी रिपोर्ट में, या जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट में। तो इनमें किस पर सबसे ज्यादा प्री सर्विस की बात कर रही हूँ मैं, यानी कि सेवा पूर्व, यानी कि जब बीएड बीटीसी एमएड आप कर रहे थे उस वक्त। तो इसमें अगर हम बात करेंगे इसका सही जो आंसर होगा सो डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जस्टिस वर्मा कमेटी जो है बहुत ज्यादा टीचर एजुकेशन को फोकस करती है। इससे क्वेश्चन भी आया था अभी रिसेंटली यूजीसी नेट में, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, उसमें यही था कि इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा टीचर एजुकेशन के लिए काम, सबसे ज्यादा टीचर एजुकेशन पे किसमें फोकस किया गया था। उसका आंसर भी जस्टिस वर्मा कमेटी था। और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ प्री सर्विस, क्वालिटी ऑफ प्री सर्विस। वैसे तो ये दोनों के साथ डील करती है, लेकिन स्पेशली इसमें सबसे ज्यादा, तो ये इसका जो आंसर होगा राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। इन डिसीजंस टेकन बाय द रूलर आर टू बी प्रोपोगेटेड एंड टू बी इम्पोज्ड ऑन स्टूडेंट बाय टीचर। इसमें शासकों के द्वारा लिए गए निर्णयों का प्रचार किया जाना है और शिक्षक द्वारा छात्रों पर लगाया जाता है। तो ऑटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, मोनार्ची एंड डिक्टेटरशिप, है ना, जैसे हिटलर था तो डिक्टेटर था। तो इसमें से इसका सही आंसर क्या होगा? तो अगर ये आपको नहीं आता है तो इनको प्लीज इनके गूगल में मीनिंग जरूर देख लीजिएगा कि ये होता क्या है ना, क्योंकि ये 4 ऐसे वर्ड हैं जो बार बार आपके सामने आ सकते हैं। सो इसका जो सही आंसर होगा तो ऑटोक्रेसी जहाँ पे है, तो ऑटोक्रेसी क्या है कि जैसे मैंने निर्णय ले लिया और डिसीजन जो है वो रूलर जो भी आपके ऊपर रूल कर रहा है वो ले लेगा और वो आपके ऊपर इसे लागू कर देगा। तो इसमें ऑटोक्रेसी जो होता है यानी कि स्वायत्त तरीके का, तो वहां पे इस तरह का डिसीजन लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेज इन क्रिएटिव थिंकिंग आर एज फॉलो। तो रचनात्मक सोच में चरणों का उचित क्रम किस प्रकार है? अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, जब भी हम कुछ सीक्वेंस में लगाएंगे क्रिएटिव थिंकिंग को, तो सबसे पहले आपको पता है हम कुछ भी वेरीफाई सीधा सीधा नहीं, वेरिफिकेशन हमेशा एंड में आता है। तो एक तो आप इसे कर सकते हैं कि वेरिफिकेशन कहाँ पे एंड में आ रहा है, तो वेरिफिकेशन आप देखेंगे कि 2 में एंड में आ रहा है। तो यहाँ पे प्रिपरेशन या इंक्यूबेशन, तो आपको पता है कि सबसे पहले हम किसी चीज को प्रिपेयर करेंगे और सबसे एंड में जाके उसको वेरीफाई करेंगे। तो बाकी ऑप्शन भी हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो क्रिएटिव थिंकिंग जो स्टेजेस होती हैं इन चारों को आप याद कर लीजिएगा, बिकॉज क्रिएटिव थिंकिंग काफी सारी जगह पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूजफुल टू डिटेक्ट द मेला एडजस्टमेंट। तो इसमें से कुछ समायोजन का पता लगाने के लिए क्या तरीका है? जैसे कोई बच्चा है वो समायोजित नहीं हो पा रहा है तो हम किस तरह से पता लगा सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा कि इसके लिए हम, जैसे कि ये जो बाकी है मोस्टली इनका यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो ए में दिया द बेल एडजस्टमेंट इन्वेंटरी, यानी कि हम इस तरह से खोज कर सकते हैं कि वो कैसे बेल एडजस्टमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा, गाइडेंस से है। गाइडेंस इज अ प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल इज एबल टू गाइड हिमसेल्फ। दिस डेफिनेशन ऑफ गाइडेंस इज गिवन बाय।
निर्देशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति स्वयं का मार्गदर्शन करने में सक्षम होता है। तो मार्गदर्शन की जो ये परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई थी? तो इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, बट कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन रहेंगे तो आप इसके लिए हैबिचुअल रहेंगे। सो ब्रेवर जे.एम. का ये डेफिनेशन है जिसमें उन्होंने गाइडेंस को एक इस तरह का प्रोसेस बताया है जिससे हम किसी व्यक्ति का, जो व्यक्ति है वो खुद को गाइड कर सकता है। Question number 19. A teacher has professional knowledge and skills gained through preparation and experience. तो एक शिक्षक के पास पेशेवर ज्ञान और कौशल है जो कि माध्यम से प्राप्त होता है तैयारी और अनुभव। तो इसका जो आंसर होगा फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल और इंसिडेंटल, यानी कि एकदम से औपचारिकता या गैर औपचारिकता या अनौपचारिकता या इंसिडेंटल। तो इसका जो सही आंसर भी आपको पता है कि हम जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो कैसे गेन करते हैं। तो सभी को इसका आंसर पता होगा कि हम जो प्रोफेशनल नॉलेज है, जो हम पढ़ाई करने जाते हैं स्कूल कॉलेज में, बीटीसी के बीएड में जब ट्रेनिंग करते हैं तो फॉर्मल तरीके से यानी कि औपचारिक तरीके से प्राप्त होता है। सो क्वेश्चन नंबर 20 है कि व्हेन एजुकेटर्स thoughtfully experiment and apply new or different pedagogies, technology, courses, design and assessment to enhance the quality of the education, it is called। तो जब शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सोच समझकर नई या अलग अलग शिक्षा शास्त्र तकनीकों, पाठ्यक्रम, डिजाइन और आकलन का प्रयोग करते हैं और लागू करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? लर्नर सेंटर एजुकेशन, टीचर सेंटर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी सेंटर एजुकेशन या इनोवेशन इन टीचिंग एंड लर्निंग। सो 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि इनोवेशन इन टीचिंग एंड लर्निंग। यानी कि जब हम कोई नई चीज करते हैं तो इसका मतलब ही क्या हो गया? शिक्षा में नवाचार अधिगम के लिए और शिक्षण के लिए। सो गाइज ये थे 20 क्वेश्चंस। इसके अलावा मैं 10 क्वेश्चन और भी डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो ये जो 20 क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आप मुझे इसका एक स्कोर बता दीजिएगा कि कमेंट करके कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आपका कितना स्कोर है। तो गाइज ये जो क्वेश्चंस थे ये आज के क्वेश्चन है। कल कुछ क्वेश्चन छूट गए थे तो इसी वीडियो में मैं उनको भी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। 5-6 क्वेश्चन है तो उनको भी देख लीजिए। अब गाइस देखते हैं कल जो क्वेश्चन को छूट गए थे उनको जल्दी। सो यहाँ पे एक लड़की है जिसका IQ स्कोर 124 है और इसमें जो बिने की क्लासिफिकेशन टेबल में ये किस में आएगी? जीनियस या मेडिनरी या वेरी सुपीरियर या सुपीरियर। तो हम इसे किस वर्ग में रखेंगे? चूंकि 124 है तो आपको पता है कि ये सुपीरियर में आएगी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गोल ऑफ काउंसलिंग। यानी इसमें से परामर्श का कौन सा उद्देश्य नहीं है? किसी की हेल्प करना जिससे हम सेल्फ एक्चुअलाइज कर सकें, सेल्फ रियलाइज कर सकें, सेल्फ कंट्रोल कर सकें, या फुली फंक्शन, एक जो पर्सन है वो फुली फंक्शन हो जाए। तो आपको पता है कि हम यहाँ पे जो हेल्प करते हैं जिससे जो काउंसली है वो क्या कर सके कि ये अटेंड कर सके, जिससे वो सेल्फ कंट्रोल कर सके। तो यहाँ पर काउंसलिंग का ये बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं होता है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख जाएं बेसिकली। सो इस काउंसलिंग में हम किसी को सेल्फ एक्चुअलाइज कराते हैं, सेल्फ रियलाइज कराते हैं, और ये तो बहुत ही जरूरी है डी वाला, यानी कि आदमी को इस तरह से बना देते हैं कि वो खुद से सारे काम कर सके। तो अगर इसका आंसर ये पूछा जाता कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा सही है तो इसका आंसर डी हो सकता था, ठीक है। लेकिन चूंकि नहीं पूछा है तो नहीं का मतलब है कि सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। CGPA स्टैंड, CGPA किसके लिए, कौन तरह का ग्रेड है? कोलैबोरेट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, कोलैबोरेट, कम्युनिकेट, कलेक्टिव एंड कम्युलेटिव। तो किस तरह के ग्रेड पॉइंट एवरेज है या ग्रुप पॉइंट एवरेज है? सो इसका जो सही आंसर होगा वी इज द, तो कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज के लिए हम CGPA स्टैंड करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया UGC वॉज एस्टेब्लिश। तो आपको सबको इसका आंसर पता होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। सो इसका आंसर है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, 1956। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू सलमान टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुड कंबाइन द फॉलोइंग 2 नॉलेज फील्ड। तो सुलेमान के अनुसार शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को किन 2 ज्ञान क्षेत्रों को जोड़ सकते हैं? पेडागोजिकल नॉलेज और कंटेंट नॉलेज, स्किल नॉलेज और पेडागोजिकल नॉलेज, कंटेंट नॉलेज और हिस्टोरिकल नॉलेज। मैंने इसका आपको एक ट्रिक भी बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आपको बताया था PCK। तो हम यहाँ से
पेडागोजिकल एंड कंटेंट नॉलेज के लिए हम यहाँ पे सुलमेन का जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्ड्स लर्निंग प्राइमरीली एज कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। सो अधिगम को प्राथमिक रूप से संज्ञानात्मक विकास और ज्ञान और सूचना के अधिग्रहण के रूप में जानते हैं। सब्जेक्ट सेंटर, स्टूडेंट सेंटर, एक्टिविटी सेंटर या एक्सपीरियंस सेंटर, यानी कि विषय आधारित, छात्र आधारित, क्रिया आधारित या फिर अनुभव आधारित। तो इसका जो सही आंसर होगा 6 का सही आंसर होगा ए, यानी कि सब्जेक्ट सेंटर के लिए हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ स्कूल करिकुलम हैज टू बी रेस्पॉन्सिव टू। एक स्कूल पाठ्यक्रम के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। टीचर्स वर्क शेड्यूल के लिए कन्वीनियंट होना या फिर डिमांड ऑफ सब्जेक्ट टीचर एसोसिएशन, द नीड एंड एक्सपीरियंस ऑफ चेंजिंग सोसाइटी, द सजेशन फॉर टेक्स्ट बुक ब्यूरो। तो हम इसके लिए किसके लिए, यानी कि करिकुलम को किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, तो इसका भी आंसर मोस्टली बच्चों को पता होगा कि सीधी सी बात है, हम किसको पढ़ा रहे हैं। आप कई सारे लोगों को इसका आंसर बी भी लग सकता है ना, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा यानी कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनकी नीड के अकॉर्डिंग इस हमें होना चाहिए। तो एस्पेरेंट्स ऑफ चेंजिंग सोसाइटी। So multi-stage sampling is used in large scale survey because बहु स्तरीय प्रतिचयन का जो प्रयोग है वो बड़े पैमाने पे क्यों किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान होती है, कन्वेंशियल होती है, या टाइम कम लगता है, या बी में ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ नॉन रेस्पॉन्स हियर, या इट इज़ टाइप ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। तो ये किस तरह से आपके लिए उपयोगी हो सकती है। सो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि ये कम समय में हो जाती है, और दूसरा ये बी में ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ नॉन रिस्पॉन्स हियर। सो सेकेंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है द स्केल दैट हैज प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर एंड डिस्टेंस एंड यूज टू जज द डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्टिव्स। वह पैमाना जिसमें क्रम और दूरी के गुण होते हैं, दो वस्तुओं के बीच अंतर को आंकने के लिए प्रयोग किया जाता है। नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। तो इसका भी आंसर मुझे बता सकते हैं, दो चीज़ों के बीच अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो आपको पता है कि डिफरेंस निकालने के लिए हम इंटरवल स्केल का यूज करते हैं, जैसे 10 और 20। तो अगला क्या आएगा 30। तो इसे हम कहते हैं ये क्या है, इंटरवल है, यानी कि इसमें बीच में बराबर बराबर इंटरवल आ रहा है। तो दो वस्तुओं के बीच अंतर को आंकने के लिए। सो राइट आंसर इज इंटरवल स्केल। सो गाइज अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं 9 क्वेश्चन प्लस 20 क्वेश्चन। सो टोटल क्वेश्चन 29 डिस्कस किए हैं। कल मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे कुछ आई थिंक 16 क्वेश्चन। तो 16 और 9 यानी 25 और आज के 20, तो टोटल क्वेश्चन आपके साथ जो डिस्कस हो गए हैं वो 45। तो आप मुझे अब अपना स्कोर बताइएगा कि 45 में से कितने सही हुए हैं और आज के 20 में से कितने सही हुए हैं। तो किसी भी तरीके से आप मुझे अपना स्कोर जरूर बताइए, ताकि मुझे लेवल का पता चल सके कि क्वेश्चन का लेवल यही रखना है, कम करना है या ज़्यादा रखना है ना। तो आप जब बताएंगे तभी मैं बता पाऊंगी कि मुझे जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे रखने हैं। एक तो चीज़ आपको ये बतानी है, दूसरा आपको वीडियो को लाइक करना है, दूसरों के साथ शेयर भी करना है, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए उनको सब्सक्राइब करना है। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा है। कल मैंने आपको सेम क्वेश्चंस पे लाइव सेशन लिया था, और आज सेम क्वेश्चंस पे मैंने आपको यहाँ पे एक रिकॉर्डेड फॉर्म में आपका वीडियो लिया है। तो आप इन दोनों में से किसको बेटर पा रहे हैं, तो वह जो ज़्यादा बेस्ट होगा हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप अपना ये एक्सपीरियंस भी शेयर करिएगा, और प्लस अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है वो भी शेयर कर सकते हैं। प्लस अपने मार्क्स ज़रूर बताना मत भूलिएगा। कल हम फिर डिस्कस करेंगे ऐसे ही 25 क्वेश्चंस। तो इस तरह से हम एक महीने के अंदर 25 क्वेश्चंस अगर डिस्कस कर लेंगे तो नियर अबाउट आप ये समझ लीजिए हम 600-500 क्वेश्चन जो डिस्कस कर लेंगे, इससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।